आप लोगों को नमस्कार। मेरा आईसीसी चांदपुरा को यूट्यूब चैनल है। आज का जो क्लास होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th पार्ट होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीक्वेंस फॉलो करके पढ़ रहे हो। ठीक है, ज़रूरी भी है। अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू के 2-4 मिनट जो होगा वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने कवर कर लिया था। अभी तक में जितना टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है, जितना कर लिया है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग फिर न्यू टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन तैयार रखें, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज मतलब मुझे लगता है आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आप एक बार नोट्स बना लो अच्छे से, और लेक्चर तो है ही आपके साथ, तो आप वहाँ पे बार बार देख के पढ़ सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था वहाँ से शुरू करता हूँ। 2-3 मिनट में अपन लास्ट क्लास तक पहुँच जाएंगे। प्लस फर्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में शुरू किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जब शुरू किया था तो आपको मैं बताया था कि यह एक ऐसी यंत्र है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ये इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में बताया था आपको कि यहाँ पे मैं जिंक का रॉड लेता हूँ, जिंक सल्फेट लेता हूँ, और जिंक का रॉड है ये जिंक +2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ से जिंक +2 में यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मुक्त हुआ था ये इस रॉड पे आ गया था, और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो था इसे ट्रेवल कर रहा था, प्रवाह कर रही थी, यहाँ पे आ रही थी। और इस अर्धभाग में ये मैं आपको पहले पढ़ा रखा हूँ, 2-3 क्लास से यही सब चल रहा है। ये इस अर्धभाग में क्या होता है, यहाँ पे जो Cu+2 था, CuSO4 किस में बदल जाएगा, देखो Cu+2 + SO4 - 2। और ये Cu+2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करता है और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुई थी उसको ये ग्रहण किया था और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया था और Cu सॉलिड बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसी का सेल निरूपण कैसे करेंगे, देखो एक साइड आप इधर ये जो है, ये देखो यहाँ पे मैं लगाया था आपको कि सर्किट को परिपूर्ण करने के लिए यू आकार का, उल्टा यू आकार की एक संरचना का उपयोग करते हैं, जिसको हमने लवन सेतु बोला था। ये मैंने लवन सेतु बताया था आप लोग को, इसका मुख्य कार्य बताया था। तो जब आपको सेल निरूपण करना होता है तो उस केस में क्या करते हो आप, सेल निरूपण करना होता है तो देखो एक साइड जो इधर का अभिक्रिया था, इधर का इस भाग का जिंक से जिंक +2, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, 0 से 0 +2 में जा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मीन्स की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। ये सब याद रहना चाहिए आपको। और इधर जो है Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में। तो यहाँ देखो +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो ये एक अवकरण अभिक्रिया है। इस भाग को जहाँ पे अवकरण अभिक्रिया होती है उसको कैथोडिक बोलते हैं, और इधर की भाग जहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसको एनोडिक बोलते हैं। यहाँ लिख दिया हूं मैं, यहाँ पे ये एनोडिक अभिक्रिया है और ये चीजें कैथोडिक अभिक्रिया है। इस प्रकार हम सेल निरूपण करते हैं। आपको याद क्या रखना है, जो बाईं तरफ लिखते हैं उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखते हैं, और जो इस लवन सेतु के दाईं तरफ लिखते हैं उसमें अवकरण अभिक्रिया लिखते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। होप है आप लोग अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करें। मैं 2 मिनट के अंदर आपको रिवीजन कराता हूं, तो इसलिए कि आप जो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट मतलब आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो, आप उसको कंपाइल कर सकते हो कि मैंने ये डिस्कस किया था और सर ये मैं समझ चुका हूँ, देन आफ्टर इसके बाद मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। ये आपके लिए कर रहा हूँ। लवन सेतु का कार्य आपको बताया था मैं, यहाँ पे देख लो। लवन सेतु जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ये सर्किट को परिपूर्ण करता है। ये मैं बता दिया था आपको कि परिपथ जो था, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता था। ये मैं आपको डिस्कस कर दिया था अच्छे से। उसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ ले अर्ध सेल क्या होता है, तो आपको आना चाहिए कि अर्ध सेल, जिसको इंग्लिश में हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल का मतलब होता है कि किसी भी कैथोडिक पार्ट हो या एनोडिक पार्ट हो, वहां पे होने वाली अभिक्रिया को
हम लोग एनोडिक हाफ सेल या कैथोडिक हाफ सेल बोलते हैं, अर्धभाग, एनोडिक अर्धभाग। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये देखो एक सेल जो है सर, एक सेल जो है सर, इसमें दो भाग है, एक एनोडिक भाग है और कैथोडिक भाग है। तो यहां से आप बोल सकते हो ये दो भाग होते हैं, इसमें देखो एक एनोडिक होता है और दूसरा कैथोडिक होता है। जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको इधर बता दिया, देखो एनोडिक और कैथोडिक मिलके। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड को आपको समझाने के लिए मैं बताया था, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक निष्क्रिय होता है और एक सक्रिय होता है। और सक्रिय वो होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, और निष्क्रिय वहां होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है, वह बस क्षेत्रफल देता है और अभिक्रिया होने के लिए। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, मीन्स कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन का मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और अदर जो था, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड था, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड था, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द इलेक्ट्रोड व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस दे ओनली प्रोवाइड द सरफेस एरिया। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल प्रोवाइड करता है, आपको जगह देता है अभिक्रिया के लिए। तो दो प्रकार का हो गया था। उसके बाद मैंने आपके सामने डिस्कस किया था एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू जिसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब देखो एक एक दो दो तीन तीन नंबर का प्रश्न ही है। एसआरपी का मतलब क्या होता है, तो वो मैं समझाया था। एसआरपी का मतलब होता है किसी भी धातु हो या अधातु हो या गैसियस इलेक्ट्रोड हो, धातु हो यानी मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, या गैसियस इलेक्ट्रोड हो, गैसीय इलेक्ट्रोड हो, उसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, वो हम डिसाइड करते हैं एसआरपी वैल्यू से। उसकी जो लेने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, उसको हम एसआरपी वैल्यू से डिसाइड करते हैं, उसको बताते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोड का अगर एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, एसआरपी वैल्यू से आप कंपेयर कर सको। ये दिमाग में आपके फिक्स होना चाहिए कि अगर कोई एसआरपी वैल्यू लिख दिया तो आप वहां से बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसकी ज्यादा है। और दूसरी चीज आप यहां से यह भी बोल सकते हो कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होती है उसका कौन सी अभिक्रिया होता है, उसकी अवकरण अभिक्रिया होती है। पढ़ा करो सवाल में, उसकी क्या होती है, अवकरण। देखो रिवीजन करके आओ, आप लोग को लॉकडाउन में पढ़ाया जा रहा है तो आप रिवीजन करके आओ, ठीक है। डेली 1 घंटा पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो, मीन्स की आप ऐसे रिवीजन कर लो, एक बार पढ़ लो, एक बार बोल लो यार ऐसे आते आते चलते चलते कि एसआरपी को ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो अवकरण अभिक्रिया होगा, बस ऐसे बोलते जाओ, जरूरत दूसरा चीज मत बोलो, यही बोलो। तो वैसे क्या होगा, मतलब अगर इस तरह से आप करते हो तो आपको याद हो जाएगी चीजें। अवकरण अभिक्रिया होती है एसआरपी में, ये याद रखना है। और अवकरण की जो अभिक्रिया होता है वो होता है कैथोड भाग पे। कहां पे होता है, कैथोड भाग पे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए एकदम। एक लाइन में अगर बोल दिया एसआरपी तो आपके दिमाग में 4-5 सर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ लेगा, ये कैथोडिक होगा, हाँ कैथोडिक है, इस पे अवकरण अभिक्रिया होगा, मतलब ये सब चीजें आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बताया था आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। मैं बताया था कि एक श्रेणी है सारे इलेक्ट्रोड का जो इंडस्ट्री में उपयोग आते हैं, उसको अरेंज करते हैं ऊपर से नीचे, और उस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोड का एनोड बनेगा और कौन सी इलेक्ट्रोड का कैथोड बनेगा, किसका एनोड बनेगा। और जो इसमें बताया था मैं आपको, याद है किसी को, क्या बताया था, नीचे जो होता है उसका बनता है एनोड, क्या होता है एनोड, और जो ऊपर होता है उसका क्या होता है कैथोड। और ये बात अभी बता दिया, जो कैथोड होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है बताओ, अवकरण होती है। कौन सी होती है, अवकरण, रिडक्शन प्रोसेस इसको बोलते हैं। और जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है बताओ, ऑक्सीकरण। तो आप लोग एक काम करो, इतना सा तो लिख लो यार कि एनोड जो होता है उस पे ऑक्सीकरण होता है और जो कैथोड होता है उस पे अवकरण होता है, इतना तो लिख लो कम से कम। आगे देखो, मैं आज जो डिस्कस करूंगा वो ये सारा पॉइंट होगा। एसओपी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एसओपी एंड एसआरपी क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, सेल विभव और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या होता है, सेल विभव कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारे प्रश्न का जवाब आज मिल जाएगा हमें। इतना सारा पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था। आप लोग जो नहीं पढ़े हो या बाद में ज्वाइन किए हो, जो 4th लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सिक्वेंशियली लेक्चर को फॉलो करें, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से डिस्कस करेंगे एसओपी, रिलेशन बिटवीन एसओपी एंड एसआरपी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या है वो पता चलेगा हम लोग को। उसके बाद सेल विभव डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेल विभव और विद्युत वाहक बल डिस्कस करेंगे, और अपने पास टाइम बचेगा तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हैं वो डिस्कस करूंगा। तो यहां तक हो गया था।
तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज का जो लेक्चर होगा उसमें एसओपी वैल्यू। एसओपी मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। जिस तरह मैं आपको बताया था एसआरपी का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की। उसी प्रकार जो एसओपी वैल्यू होता है वो उसका उल्टा होता है। क्या होता है? उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो जैसे अगर किसी का एसआरपी ज्यादा है, एसआरपी ज्यादा है, इसका मतलब उसका एसओपी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ये पता चल गया आपको। देखो एसआरपी वैल्यू का मतलब मैं आपको ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मींस की द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको ग्रहण करने की क्षमता। लेकिन यहां पे एसओपी के केस में क्या हो जाएगा? एसओपी का मतलब ये हो गया कि एसआरपी का उल्टा। अगर एसआरपी ज्यादा है तो एसओपी कम होगा, अगर एसओपी ज्यादा है तो एसआरपी कम होगा। ये उल्टा हो गया। तो मैं पहला लाइन ऐसे लिख सकता हूं क्या? जिस प्रकार सर आपने यह बताया था कि एसआरपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, तो एसओपी का मतलब होगा सर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर कि जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। देखो यहां से लिंक करके देखो, अगर सर एसआरपी ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था। क्या चाहता था बताओ? इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था। और सर आपने ये बताया अभी कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अवकरण। कौन सी? अभिकरण। अवकरण अभिक्रिया, ये बता दिया। अब देखो इस पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि मानक ऑक्सीकरण विभव, इसका मतलब क्या होगा सर? एसआरपी का उल्टा। अगर किसी का एसआरपी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा, तो किसी का एसओपी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता ज्यादा। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? एसओपी अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, अब देखो दूसरा बात समझो आप लोग, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को देता है, जैसे कोई इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, दान कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? सोच के जवाब दो। जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम, समझो अच्छे से सब कोई, आपके पास है मैग्नीशियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम 0 में था, इलेक्ट्रॉन 2 दिया, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया, इधर देखो दे दिया इलेक्ट्रॉन 2 इधर आ गया। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुआ बताओ? कौन सी हुआ? ऑक्सीकरण। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या सर जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो कौन सी अभिक्रिया शो करेगा? कौन सी अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीकरण। ये समझ में आ गया क्या? क्या यहां से तुम ये बता सकते हो क्या सर एसआरपी और एसओपी तो उल्टा बता दिया आपने? हाँ सही है। किसी का एसआरपी वैल्यू अगर प्लस में है, क्या है? प्लस में है, तो एसओपी क्या किस में होगा? माइनस में। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? एसआरपी इक्वल टू माइनस एसओपी। आ गया क्या समझ में? किसी का एसआरपी ज्यादा तो उसका एसओपी कम, एसआरपी अगर प्लस में तो एसओपी माइनस में। कोई कहेगा नहीं ऐसे बोलो सर आप, एसओपी किसी का ये प्लस में है तो इधर एसआरपी किस में होगा? माइनस में। यहां तक क्या सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या इसमें? आ गया पूरी तरह से समझ में? तो मैं आपको लिखा देता हूं क्या, देखो आप नोट हेडिंग डालो एक, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हेडिंग डालो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप ऐसा एसओपी के पूरा डिटेल लिख लो क्या होता है। देखो मैं आपको जो समझा दिया, एसओपी किसी इलेक्ट्रोड की ज्यादा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा। तो फर्स्ट लाइन आप ये लिख लो, एसओपी किसी इलेक्ट्रोड की ज्यादा, एसओपी किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को दर्शाती है। इसका मतलब हो गया अगर किसी का एसओपी वैल्यू ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है। फर्स्ट लाइन समझ में आ गया होगा आप लोग को। दूसरा लाइन लिखो आप लोग। देखो ये बता दिया आपको, अगर किसी जिसकी एसओपी मान ज्यादा होगा तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से दे देगा। कई बार आपको प्रश्न ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोड आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा? आपके एनसीईआरटी आपके बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बता दिया आपने कि एसओपी अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये याद हो गया।
तो ये लिख लो आप दूसरा पॉइंट, जिसकी एसओपी मान ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, वह इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। आप लोग पॉज करके लिख लेना अच्छे से, अगर कोई लिख नहीं पाए हो तो। तीसरा पॉइंट समझो, आपको ये भी समझा दिया था मैं अभी कि जैसे Mg प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, कोई अगर इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है, द इलेक्ट्रोड विच आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसका मतलब एसओपी ज्यादा तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये कौन सी अभिक्रिया है बताओ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये आ गया सबको समझ में? तो जो एसओपी जिसका ज्यादा होगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन करेगा, तो वो भी हो जाएगा आपका जवाब। आपको बस एसओपी पता होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एसओपी और एसआरपी दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। मैं आपको बता दिया किसी का एसआरपी ज्यादा है तो किसी का एसओपी कम होगा, तो वो उल्टा एक दूसरे का होता है। ये भी लिख लो, एसओपी और एसआरपी दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है आपको, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड का अगर एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो उसका एसआरपी अगर पॉजिटिव है तो एसओपी क्या होगा स्टूडेंट? नेगेटिव होगा। वो भी याद रखना है आपको, एसआरपी इक्वल टू निगेटिव ऑफ एसआरपी, एसओपी इक्वल टू निगेटिव ऑफ एसआरपी, ये हो गया। या कोई ऐसे लिख दे एसआरपी इक्वल टू निगेटिव ऑफ एसओपी, ये दोनों बात एक ही हुआ, बस अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरा निगेटिव में होगा। अब देखो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं जो आपको बताया था गैल्वेनिक सेल जो पढ़ाया था आपको कॉपर और जिंक का, उससे आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आप समझने की कोशिश करो, एसओपी और एसआरपी को समझने की कोशिश करो। एसओपी और एसआरपी दोनों को एक साथ ले लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही पड़ेगा इस चीज को। आप 2 बार 3 बार लेक्चर देख लेना, समझ में नहीं आए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना नीचे, मैं अच्छे से फिर से समझा दूंगा। लेकिन यही समझोगे तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगी। क्योंकि देखो फर्स्ट लेक्चर में जिंक वाला सीखे, वहां से हम लोग शुरू किए हैं अपना जर्नी, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप नहीं समझोगे, अगर आप यही नहीं समझते हो एसओपी का मीनिंग क्या है, एसआरपी का मीनिंग क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एसओपी और एसआरपी को समझो। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, सीयू का कॉपर का एसआरपी मान बताया था आपको 0.34 होता है। एसआरपी का जो सीयू कॉपर का जो एसआरपी बताया था वो बताया था 0.34, और जिंक का बताया था मैं आपको -0.76। ठीक है, तो जैसे ये एसआरपी वैल्यू है, लेकिन अगर मेरा मन हुआ कि एसओपी वैल्यू लिखूं तो क्या होगा आप बताओ। देखो एसआरपी और एसओपी में बस अंतर इतना है, अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो सर एसआरपी 0.34 है तो ये कितना होगा बताओ? एसओपी -0.34। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा सर एसआरपी -0. ये है तो एसओपी सर 0.76 हो जाएगा। आ गया क्या समझ में? तो आपके दिमाग में ये चीजें फिक्स होना चाहिए, परमानेंटली एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। कहीं पे बैठा दो इसको कि एसआरपी दिया एसओपी निकाल लेंगे, एसओपी दिया एसआरपी निकाल लेंगे, एसआरपी में अवकरण अभिक्रिया से पता कर लेंगे, एसआरपी ज्यादा है तो अवकरण होगा, एसओपी ज्यादा है तो ऑक्सीकरण होगा। ये सारा पॉइंट मैं डिस्कस कर दिया। आप एक उदाहरण करके ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, उदाहरण करके लिख लो एसओपी और एसआरपी। और यहाँ पे उदाहरण में ये लिख लो, ये कॉपर है, कॉपर का एसआरपी मान ये रहा, एसओपी मान ये रहा। तो यहां से आपको क्या दिमाग में आ जाएगा कि अगर मैं एसआरपी यहाँ प्लस में है तो ये एसओपी नेगेटिव होगा, अगर ये एसआरपी मान नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव होगा। यहां से आप जल्दी से ये चीजें को नोट कर लो। हम लोग एसआरपी और एसओपी को अच्छे से समझ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको प्रश्न पूछा जाएगा सेल विभव का मतलब क्या होता है, और आप किसी भी सेल का सेल विभव कैसे डिसाइड करते हो, यानी कि सेल पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हो। आपको ये पूछा जाएगा कि हाउ विल यू डिसाइड द सेल पोटेंशियल वैल्यू। आप निम्नलिखित निमांकित जैसे देगा निम्नलिखित प्रश्नों का सेल विभव प्राप्त करें। तो ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है और एनसीईआरटी में 5-7 प्रश्न है, और साथ ही आपका जो फेमस बुक है लुसेंट है उसमें भी है।
तो मैं वो यहाँ पे डिस्कस भी कर दूंगा, आपको यहाँ पे सॉल्व भी करा दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप ही सीख जाओ, आप खुद सॉल्व कर लो। तो सीखते हैं, इसको कैसे सीखते हैं, देखो आपको कुछ चीजें याद होना चाहिए जो मैं आपको बता रखा था। सर अगर आप जिंक वाले को बोलोगे वो गैल्वेनिक सेल में, तो मैं बोलूंगा जिंक से जिंक +2 हो रहा था, तो सर वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा था, ठीक है। सर कॉपर वाला बोलोगे, हाँ, तो मैं बोलूंगा सर कॉपर Cu+2 जो था 2 इलेक्ट्रॉन लेके सर Cu में कन्वर्ट हो रहा था। ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, देखो उससे पता चल जाएगा। फॉर्मूला जो मैं दे रहा हूं ये कोई फॉर्मूला नहीं है, समझो। देखो कैसे है, आप समझने की कोशिश करो, 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। ये देखो फॉर्मूला समझते हैं, क्योंकि रटना तो बाद की बात है, पहले समझ ही लेते हैं। सर यहाँ पे जिंक था और आपने बताया था कि जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे सर आपने बताया था, यहाँ पे बताया था सर ये Cu था, तो Cu+2 सर, क्योंकि इसमें CuSO4 का बिलियन था सर, हाँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया था सर, और ये Cu में कन्वर्ट हो गया था। ये सब डिस्कस कर चुका हूं मैं। आपको क्या समझना है, देखो सेल विभव निकालना है सर, सेल विभव निकालना है, समझो अच्छे से बच्चे, एक ही लाइन समझना है तो पता चल जाएगा। सर यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, सर यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, सर आपने इसको एनोड बोला था, क्या बोला था बताओ, एनोड बोला था, इसको कैथोड बोला था, इसको कैथोड बोला था सर, हाँ, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही थी स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इतना जल्दी जल्दी बोलो यार, एक ही शब्द बोल लो यार जल्दी से। यहाँ पे ऑक्सीकरण, यहाँ पे अवकरण, 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 ये पता है सर, तो ठीक है। ऑक्सीकरण, यहाँ पे अवकरण, तो कैसे होगा सर, सेल विभव कैसे लिखते हैं सर, सेल विभव कैसे लिखते हैं सर। तो एक काम करो सर, बस सेल विभव का एक फॉर्मूला बताओ, जहां पे जो हो रहा है, जहां पे जो हो रहा है उसको जोड़ दो, जहां पे जो हो रहा है उसको जोड़ दो। बस देखो इधर क्या हो रहा है, अवकरण, अवकरण बोले तो तुम्हारा दिमाग में क्या आएगा, SRP, क्या आएगा, SRP, अभी पढ़ा दिए थे SRP वाला का। और ऑक्सीकरण बोले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, SOP, क्या होगा, SOP। तो सेल विभव कैसे निकालेंगे, सेल विभव देखो, विभव इसको हम सूचित करते हैं E से, किस, क्या चीज से, E से, किस, क्या चीज से, E से, E, इसके ऊपर एक छोटा सा जीरो जैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जीरो जैसा। इसका मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूं, एक बार ये समझा दूं, ये टोपी पे जीरो जो लगाया है इसका मतलब मैं बताता हूं, इसको क्या बोलते हैं वो भी समझा दूंगा। तो इसको E0 लिख दिए, बराबर, ये किसका निकाल रहे हैं, सेल का, किसका निकाल रहे हैं, सेल का। देख लो कैसे लिखते हैं, पहले E लिख दिए, E का मतलब हो गया विभव, क्या हो गया, विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ते हो वहां पे E से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, विभव। और ये किसका निकाल रहे हैं, सेल का, तो उसका नाम लिख दिया नीचे, सेल का। और ये जीरो का मतलब मैं अभी आपको बता दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसे लिखते हैं सर, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ जल्दी, तो ऑक्सीकरण, तो सर E नोट ऐसे करते हैं, पहले इधर से लिख लेते हैं, आसान होगा। ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अवकरण, तो सर E नोट आधा भाग का सर E नोट। सर ये क्या, कैथोड, क्या है, कैथोड, क्या है बताओ, सब बता दो। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कैथोड, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, SRP मान, किसका मान लिखेंगे, SRP मान लिखेंगे। ये समझ में आ गया। अच्छा इसको जोड़ दो, अब इसको जोड़ दो किसके साथ, देखो ये जोड़ दो, E नोट किसका, E नोट किसका, एनोड का, किसका स्टूडेंट, एनोड का। देखते रहो बस, हम समझा देंगे आपको, 2-4 बार समझाएंगे, 5 बार समझाएंगे, 50 बार समझाएंगे, आज ही समझना है बस। कैसे लिखते हैं समझ लो, E नोट, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको क्या लिखेंगे, SOP मान, क्या मान लिखेंगे, SOP। बस कुछ नहीं कर रहा है, दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, जहां पे जो हो रहा है, जहां पे जो हो रहा है उसको पूछ लो तेरे पास क्या हो रहा है, तू बोलेगा सर मैं एनोड हूं, मेरे पास ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बोलेगा तू ऑक्सीकरण बोल रहा है तो तेरा SOP वैल्यू ले लूंगा। अच्छा फिर बोलेगा कैथोड तुम्हारे पास क्या हो रहा है, बोलेगा मेरे पास तो अवकरण अभिक्रिया हो रहा है सर, क्या हो रहा है, अवकरण, तो तेरा SRP ले लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, ये पता ही है। फिर बोलेगा सर ये सब का मतलब, तो मैं आपको अच्छे समझाता हूं। देखो क्या मतलब होता है, अगर कोई ई सेल लिख रहा है तो आप पूरी तरह से सेल का लिख रहे हो। ये जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था ना आपको, ये पूरा एक सेल था, ये अर्ध सेल था, आधा सेल था, ये आधा सेल था, दोनों मिला के एक पूर्ण सेल था। तो एक सेल का ई जो लिखते हैं, ये सेल विभव को किससे सूचित करते हैं, ई से। और ई नोट का क्या मतलब होता है, देखो ई नोट का मतलब होता है मानक कंडीशन में, मानक कंडीशन में।
मानक कंडीशन का मतलब समझो। मानक कंडीशन में क्या होता है इसका मतलब, मतलब मानक कंडीशन, मानक अवस्था में ई नोट है ना, ऊपर जीरो जो होता है इसको पढ़ते हैं नोट। क्या पढ़ते हैं? ई नोट। ई नोट बोलो, ई नोट पढ़ते हैं या ई जीरो पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारा सुविधा हो। इसका क्या मतलब होता है समझो। इसका मतलब ये होता है कि सर ई नोट का मतलब ये होता है जब सांद्रता हम 1 मोलर लेते हैं। क्या लेते हैं? सांद्रता कितना लेते हैं? 1 मोलर। और सर तापमान जो लेते हैं हम वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या कोई इसको बोलेगा 298 केल्विन। एक ही बात हुआ है दोनों, ये पता है ना सबको। 273 को जोड़ देते हैं तब किस में मिल जाता है हमको? केल्विन में। किस में मिल जाता है? केल्विन। ये पता है ना सबको, केमिस्ट्री वाले सब हो। क्या बोल रहे हैं इसको समझो। देखो किसी को नहीं भी आता है तब भी समझने की कोशिश करो। अगर आपका कोई तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और आपको चाहिए केल्विन में, किस में चाहिए? ये भी एक यूनिट ही होता है, एक इकाई होती है तापमान की। तो आप इसमें क्या करोगे? 273 डिग्री जोड़ दोगे और जो मान निकलेगा वो किस में आ जाएगा? केल्विन में। ये सब 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज है। अगर कोई पूछे ई नोट का मतलब क्या था, तो आप क्या बोलोगे? ये जो मान प्राप्त किया जा रहा है, ये जो मान प्राप्त किया जा रहा है वो इस अवस्था में प्राप्त किया जब सांद्रता कितना लिया गया था? 1 मोलर। 1 मोलर पढ़े हो बिलियन चैप्टर? 1 मोलर, 1 मोलर। जब सांद्रता कितना लेते हैं? 1 मोलर। और तापमान लेते हैं 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस, उसको ही हम 298 केल्विन भी लिखते हैं। तो इस अवस्था में जब हम सेल विभव प्राप्त करते हैं तो उसको अपने समझने के लिए हम उस पर क्या लगाते हैं? जीरो। क्या लगाते हैं? जीरो, जिसको नोट पढ़ते हैं। ई नोट। ई नोट स्टैंडर्ड मानक अवस्था में। किस अवस्था में? मानक अवस्था में। आ गया समझ में सबको? ई नोट का मतलब क्या हुआ? नोट का मतलब जिसके ऊपर टोपी पे लगा हुआ है उसका मतलब होता है कि जो सांद्रता है वह 1 मोलर है। क्या है? 1 मोलर है। और जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। वो तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। और उसके उस अवस्था में जो मुझे सेल का मान निकल रहा है, विभव का मान निकल रहा है, वही है नोट। वही है नोट। और इसको निकालते कैसे हैं स्टूडेंट? उसको निकालते हैं ई नोट कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो इसका क्या वैल्यू लेंगे? SRP। और यहाँ पे क्या लेंगे? SOP। क्या लेंगे? SOP। आगे यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग जल्दी से लिखो सेल पोटेंशियल। लिखो सेल पोटेंशियल। देखो आप जो आपको समझा दिया था उसको आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो इस तरह आप लिखोगे तभी कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? देखो विद्युत रासायनिक सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रोड देखो आपको बताया था दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये था ऐसे और एक इलेक्ट्रोड ये था यहाँ पे। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव के अंतर को, दोनों का जो विभव होगा इसका अंतर और इसका अंतर, दोनों के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल विभव। विभव के अंतर को कई बार विभवांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो क्या हो गया सर? विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विभव के अंतर को हम लोग कई बार विभवांतर शब्द का उपयोग करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड के विभवांतर को ही क्या बोलते हैं? सेल विभव बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज देखो, इसको हम ई नोट सेल से ई नोट, इसका क्या पढ़ते हैं बताओ? नोट। क्या पढ़ते हैं? नोट। इसको हम ई नोट सेल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ई नोट सेल द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा हम लिखते हैं जो मानक मतलब क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। जो मानक अवस्था में, अर्थात मानक अवस्था का मतलब क्या होता है समझो, अर्थात जब सांद्रता कितनी होती है? 1 मोलर। सांद्रता कितनी होती है? 1 मोलर। तथा तापमान कितना होती है? 25 डिग्री। तथा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्राप्त किया जाता है। ई नोट सेल जो हम प्राप्त करते हैं, ई नोट सेल, वो हम 1 मोलर यानी कि 1 मोलर सांद्रता की विलयन में, और उसकी जो तापमान रखते हैं हम, उस सिस्टम का जो तापमान रखते हैं वो हम 25 डिग्री तापमान रखते हैं। तो आप लोग लिख लो, इसे ई नोट सेल द्वारा सूचित किया जाता है जो मानक अवस्था में अर्थात 1 मोलर तथा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका सूत्र क्या होता है समझो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या होता था, अवकरण अभिक्रियात, इसीलिए यहां पे क्या लिखे, एसआरपी। क्या लिखे, एसआरपी। किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो अवकरण भी लिख लेना, अवकरण भी लिख लेना, ये समझ में आ जाए। क्योंकि सर ये 3-4 लाइन तुमको अच्छे से याद रखना है। सर कैथोड बोले तो मैं एसआरपी खोजूंगा, जिसकी एसआरपी ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा, और वो कौन सी अभिक्रिया करता है, अवकरण। ये 3-4 शब्द रोज बोलो यार, 1-2 बार रोज बोलो, चलते फिरते बोलते जाओ। जैसे मैं बोलता हूं, मैं कहीं याद नहीं करने बैठता, इसीलिए चलते फिरते सोचते जाओ। एसआरपी बोले तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बोले तो अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया बोले तो कैथोड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कैथोड बोलूंगा। इस तरह याद करते चलो। और फिर देखो इस पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। तो इसका कौन सी, एसओपी मान, किस क्या मान, एसओपी मान। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो आपको क्या करना होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड प्लस ई एनोड, ये हो गया सूत्र। तो आपको सेल पोटेंशियल क्या है, सेल विभव क्या है, ये मैं समझा दिया। अब मैं देखो आपको क्या एक लाइन में कोशिश करता हूं, इस शब्द को समझाता हूं। कुछ नहीं है सर, सेल विभव क्या है सर, कि दो जो इलेक्ट्रोड आप बनाए थे, दो सॉल्यूशन जो अर्धभाग बनाए थे सर, उसके बीच के विभव का अंतर क्या था, उसके बीच के विभव की अंतर, और वही विभव की अंतर जो थी सर, उसी को सेल विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं। इसको ई नोट सेल द्वारा सूचित किया जाता है। और दूसरा सर, इसकी मानक अवस्था में हम जो ई नोट लगाते हैं वो मानक अवस्था में लगाते हैं, जिसका मतलब होता है 1 मोलर सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। दूसरा इसका जो सूत्र होगा सर, यहाँ पे कैथोड पे अपकरण हो रहा था तो इसका एसआरपी मान लिखेंगे, और यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा था तो इसका एसओपी मान लिखेंगे। दोनों को जोड़ दूंगा और वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो एक कंफ्यूजन यहाँ तुम लोग को होगा, सर यहाँ पे आप बोल रहे हो दोनों इलेक्ट्रोड के अंतर, क्या बोल रहे हो, अंतर। क्या बोल रहे हो, अंतर। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जोड़। तो अंतर तो नहीं है ना, ये समझो प्रश्न को लिखने में ऐसे लिखना, लेकिन प्लस है। तो मैं आपको दूसरा फॉर्मेट इसका बदल के दिखाता हूं, फिर लगेगा ओ आप सही बोल रहे थे सर, अंतर ही होगा। उसको समझते हैं, यहां तक आप समझ लो। उसको समझने के लिए ये दोनों जो प्रश्न है सर, एक तरफ बोल रहे हो अंतर, एक तरफ क्या कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो। तो ये कैसे कर रहे हो, उसको मैं समझाता हूं। उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और फिर वहां से हम लोग को पता चल जाएगा सर अंतर बात बिल्कुल सही है। चलिए मैं वो क्वेश्चन लिखाता हूं, यहां तक आप लोग अच्छे से नोट कर लो। पहले देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। जो मैं अभी तक आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था, ई नोट सेल जो था वो क्या था, ई नोट सेल कैथोड प्लस एनोड को जोड़ के लिख दिया था। पहला ये है ई नोट सेल, इसका एसओपी मान है और इसका एसआरपी मान है। तो आप बताओ पहला लाइन सही है क्या, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोड एसओपी प्लस ई कैथोड एसआरपी, ये आप बताओ सही है गलत है। देखो कैथोड पे क्या होता था, कौन सी अभिक्रिया, कैथोड पे अपकरण, तो उसका क्या लेंगे हम, एसआरपी वैल्यू लेंगे। और यहाँ पे क्या होता था, एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीकरण, तो उसका क्या लेंगे, एसओपी लेंगे। तो वही जोड़ देंगे दोनों को। तो पहला लाइन सही है देखो, क्योंकि कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन होता था, अपकरण होता था, तो इसका क्या लेंगे, एसआरपी मान। और एनोड पे क्या होता था, एसओपी। तो ये दोनों जोड़ दिए, तो पहला लाइन क्या है, सही है, तो ये सही है। दूसरा देखो इसमें ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड एसआरपी और माइनस ई एनोड एसआरपी। अब इसको समझो ये सही है कि गलत है। देखो एसआरपी वैल्यू जो होती है वो किसकी उल्टी होती है, एसओपी की। तो ये भी सही है, इसको आप समझो कैसे। आप क्या लिखते हो, ई सेल इक्वल टू क्या लिखते हो, ई सेल इक्वल टू लिखते हो आप ई नॉट एसआरपी कैथोड की, किसकी, कैथोड की, और प्लस में ई नोट एसओपी एनोड की। यही लिखते हैं हम लोग, ई नोट सेल यही लिखते हैं। कैथोड पे जो होता है वो अभिक्रिया और एनोड पे जो होता है वो अभिक्रिया। ई नोट सेल इक्वल टू इसकी क्या, कैथोड की क्या लेते हैं, एसआरपी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है, अपकरण अभिक्रिया। और इसका क्या लेते हैं, एनोड पे
SOP, क्या लेते हैं, और यहाँ पे होती है ऑक्सीकरण। तो SOP को क्या उल्टा लिख सकते हैं क्या, माइनस करके क्या होगा बताओ जल्दी से। यहां देखो अगर इसका माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा बताओ, SRP। आ गया क्या समझ में। SOP जो होता है वो किसका उल्टा होता है स्टूडेंट बताओ, SRP का। अब आपके पास ये दिया हुआ है देखो, तो ये चीज होता है E नोट SOP, लेकिन आपको पता है कि E नोट SOP जो होगा वो निगेटिव होगा E नोट SRP का। तो देखो अब समझो, देखो ये सही है कि नहीं है। देखो SRP कैथोड का, और जो प्लस में हम लोग एनोड का SOP लिखते थे उसके जगह माइनस लगा दिया तो माइनस में SRP हो गया। ये आ गया क्या समझ में। यहाँ पे देखो ये प्लस में था E नोट SOP, ये प्लस में था, तो इसके दूसरे नाम में दूसरे क्या लिख सकते हैं, निगेटिव लगा के SRP। तो यहाँ पे मैं निगेटिव लगा के SRP लिख दिया, तो ये भी चीजें सही हो गई। ये देखो ये पहला लाइन भी सही है और ये भी सही है। तीसरा लाइन समझते हैं, E नोट सेल। अगर एनोड का SRP लेंगे, एनोड का SRP लेंगे तो देखो, और ये लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे सीधा एक चीज और समझ के देखो, कोशिश करो। यहाँ पे अगर एनोड का क्या लेते हैं, यहाँ पे देखो E नोट सेल इक्वल टू एनोड का SOP, क्या लेते हैं SOP। और अगर SRP में होना चाहिए तो SRP में उसके सामने क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये इसके सामने क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये तो गलत है, आ रहा है समझ में, ये गलत है। तो पहला दोनों आंसर सही है। तो देखो आपको जो विभव लिखाया था सेल विभव, उसमें लिखाया था दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव की अंतर। क्या बोले थे, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव की अंतर। तो देखो अब क्या समझ में आ गया क्या, ये देखो यहां से पता चल रहा है क्या, दोनों का SRP मान ले लो और उनका अंतर निकाल दो, उनका अंतर निकाल दो। दोनों का SRP मान ले लो और उनका अंतर निकाल दो, तो वो भी तो ई से ला रहा है ना, इसीलिए वहां पे लिखाया था दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव की अंतर को सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां से समझ में आ गया। ऐसे लिख देंगे या सर ऐसे बोल देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड। तो आपको अगर बस चेंज करना होगा, एनोड की जगह कैथोड करना होगा या SOP की जगह SRP करना होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे। आ गया क्या समझ में, यहां से समझा दिया आपको। देखो ये लिखते हैं, अच्छे से समझ लो एक बार, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट SRP ऑफ कैथोड प्लस ई नोट SOP ऑफ एनोड, ये लिखते हैं। लेकिन एनोड का मान लो कि हमको SRP करना है, क्या करना है, SRP करना है। तो SRP करने के लिए क्या करेंगे, SOP का निगेटिव कर देंगे, जितना मान रहेगा उसका निगेटिव कर देंगे और अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों सही है और इसी को IUPAC मान के चलता है। हमें जो IUPAC के अकॉर्डिंग जो ई नोट सेल का फॉर्मूला लिखना होता है वो बस ऐसे लिख दो आप, ई नोट SRP कैथोड का, ई नोट SRP कैथोड का और ई नोट SRP एनोड का, और इतना लिख दिए तो अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको अब से क्या याद रखना है वो देखो, अब से क्या याद रखना है, सर आप जब मुझे बोलोगे ई नोट सेल निकालना है, क्या ई नोट सेल निकालना है, सर जब बोलोगे ई नोट सेल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, SRP किसका ले लूंगा, पूछूंगा कैथोड का, किसका, कैथोड का, और SRP फिर किसका पूछूंगा, एनोड का, और दोनों को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, दोनों क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो क्या निकल जाएगा बताओ, सेल विभव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सेल विभव निकल जाएगा। क्या समझ में आ गया यहां तक आपको। क्या करोगे आप, एनोड कैथोड का भी SRP और एनोड का भी SRP निकाल लोगे और उन दोनों का अंतर निकाल लोगे, तो वही क्या निकल जाएगा, ई नोट सेल। क्या निकल जाएगा, ई नोट सेल। यहां तक समझ में आ गया, आप लोग नोट कर लें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि परिभाषा को ये समझने के लिए, और ये कई बार पूछता भी है, 4 5 7 सेट बना देगा, 10 सेट बना देगा, और कोई भी पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको इस तरह लिखते हैं हम लोग ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न जो है आपका ये NCERT से लिया हुआ एक प्रश्न है, और दूसरा जो है प्रश्न ये ABC बुक का है, तीसरा लूसेंट का है। तो ये सारा प्रश्न वहीं से है तीनों, और ये पूछा जाता है 1 नंबर में 2 नंबर में, और बहुत ही इजी है, उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया। अब कैसे करना है, इस तरह प्रश्न दिया रहेगा, नीचे दिए गए समीकरण से प्रमाणिक सेल विभव ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आप समझ लो, सेल विभव ज्ञात करना है। तो मैं आपको सेल विभव का फॉर्मूला लिखा दिया,
कि आप क्या करोगे, सेल विभव का जो फॉर्मूला लिखाया हूं मैं, एक बार आप लोग अपने मन से या मैं लिख रहा हूं वो अच्छे से आप लिख लो। सेल विभव का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से नोट कर लो। सेल विभव इक्वल टू ई नोट SRP कैथोड का, किसका, कैथोड का, और उसको घटा देना है किसमें, उसको घटा देना है, ये देखो ये वैल्यू ई नोट SRP माइनस ई नोट SRP एनोड का, क्या, एनोड का। तो इस तरह से आप निकालोगे सारा जितना भी प्रश्न होगा इसका मान आप ऐसे ही ज्ञात करेंगे। ई नोट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट SRP कैथोड का माइनस ई नोट SRP एनोड का। अब जहां पे SOP रहेगा तो वहां से आप क्या करोगे, उसका माइनस कर दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, SRP, क्या निकल जाएगा, SRP। तो जहां पे अब आपको क्या करना है, देखो आपको पहचानना है कि SRP दिया है कि SOP दिया है, वो पहचानना मैं आपको सिखा दूंगा। आपको पहचानना है SRP दिया है कि SOP। एक लाइन तो याद होगा यार, SRP मतलब होता है जहां पे अवकरण वाला अभिक्रिया होता हो, जहां पे अवकरण अभिक्रिया होता हो, जिसका मतलब क्या, ऑक्सीकरण संख्या में घटती हो, ऑक्सीकरण संख्या घटती हो, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती हो। तो आपको क्या करना है, ई सेल इक्वल टू ई नोट SRP ऑफ कैथोड माइनस, कैथोड बोले तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया, जल्दी से बोलो सब, अवकरण अभिक्रिया। कैथोड बोले तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया, अवकरण, और एनोड बोले तो यहाँ पे ऑक्सीकरण। अब एक चीज आप लोग जल्दी से मुझे बता दो बस कि सर आपने एक चीज कल पढ़ाया था, जिसका SRP मान ज्यादा होगा, जिसका SRP मान ज्यादा होगा उसका कौन सी अभिक्रिया होगा, जिसका SRP मान ज्यादा होगा उसका कौन सी अभिक्रिया, अवकरण। कौन सी, अवकरण। कल ही बताया था इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो यहां से आप पता लगा लोगे इन दोनों में, जैसे ये दिया हुआ है, देखो आप बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, नीचे वाला है, निगेटिव वाला बताया था आपको, ऐसे टेबल ऐसे समझाया था, देखो लो एक बार और। निगेटिव कोई पहचानना, ये बच्चे क्लास का बात है। ये यहाँ से अगर 0 होता है, इधर -1 होता है और -2 होता है, आपसे कोई पूछ ले -1 और -2 में बड़ा कौन सा है, तो क्या आंसर होगा, -1। तो जो वैल्यू यहाँ पे कम होता है वही क्या होता है, निगेटिव में बड़ा होता है, ये तो पता है सबको। तो यहाँ पे बताओ बड़ा कौन सा है, ये है, ये पता है आपको, ये बड़ा है। इसका मतलब सर, तो हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप प्रश्न पहला नोट करो और इसका उत्तर लिखो, कैसे करना है वो समझते हैं। प्रश्न ये है और इसका उत्तर, प्रश्न लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा, यहीं पे सॉल्व करता हूं, चलो उसको रहने देता हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं इतना सा जगह में। देखो पहले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं हम लोग, आप लोग खुद ही लिख लोगे, बस समझने की कोशिश करो, बस समझने की कोशिश करो। कैसे सर, इसमें ये दिख रहा है, इन दोनों में कौन से ज्यादा है सर, ये ज्यादा है, बताओ ये ज्यादा है, तो इसका कौन सी अभिक्रिया होगी, अवकरण होगी, क्या होगी, अवकरण होगी। तो सर ई नोट सेल का जो फॉर्मूला था सर, ई नोट सेल का जो फॉर्मूला था सर, ई नोट कैथोड अवकरण माइनस, बोलो माइनस, ई नोट एनोड माइनस ई नोट एनोड ऑक्सीकरण। ई नोट कैथोड अवकरण माइनस ई नोट एनोड ऑक्सीकरण, ये हो गया। ये तो फॉर्मूला मुझे पता है सर, इनमें से बता दो जल्दी से, तुम ही बताओ इनमें ज्यादा कौन सा है, ये है, तो ये ज्यादा, इसका कौन सी अभिक्रिया, अवकरण। तो यहाँ पे इसका मान लिख देंगे, क्या इसका मान बताओ, इसका मान कितना है बताओ, -0.126, -0.126। उसके बाद क्या है, निगेटिव। उसके बाद इसका देखो SRP कितना है, एनोड का कितना SRP है बताओ, तो यहाँ पे लिख देता हूं -0.4029। तो आप इसको घटा के जोड़ लो, जैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
29 माइनस ये वैल्यू 0.1260। ये किसी कोई दिक्कत है क्या? अब इसको घटा लो, 10 में से 0 गया बताओ, 9 में से 0 गया 9 होगा, यहाँ कितना बचा 2, और 12 में से 6 गया 6 यहाँ बचा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये वैल्यू आ गया 0.2769, ये वैल्यू आ गया। देखो कैसे करना है, एक प्रश्न को अच्छे से समझो, कुछ नहीं है, आपको बस पहचान लेना है इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा ये दिख गया आपको, उसके बाद इसका मान क्या होगा, इसका अवकलन होगा, तो इसको पहले लिख लेंगे माइनस, उसके बाद देखो इसमें इसका क्या होगा, अवक्षीकरण होगा, तो इसको माइनस करके लिख दिए माइनस, ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस वाला आगे लिख लिए, माइनस वाला ये रहा, तो घटा लो इसको, ये वैल्यू हो गया, अंतिम में लिख दिए वोल्ट, क्या लिख दिए वोल्ट, क्योंकि ये क्या ई नोट जो होता है वो क्या होता है, विभव होता है, विभव को किस चीज से लिखते हैं, वोल्ट से लिखते हैं। तो पहला प्रश्न आ गया समझ में, आप लोग नोट कर लो पहला प्रश्न। अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आप सबसे पहले एक ही चीज लिखो, जल्दी से बोलेगा, क्या लिखते हैं, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट SRP किसका, कैथोड का, किसका कैथोड का, और इसके नीचे लिख लेंगे अवकरण माइनस ई नोट SRP किसका, एनोड का, किसका बोलो एनोड का। सर अब ये पता, सर ये पता चल गया, अब इसमें ज्यादा किसका है बताओ, इन दोनों का प्रश्न बताओ, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, प्लस में है, 0.80 बड़ा होता है 0.34। इधर देखो साहब, ऐसे हमको लग रहा है कई बार तुम लोग ये भी नहीं भूल जाते हो सब, ये तो आना चाहिए, ये -1, ये -2, ये -3, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। आप बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन, 2 बड़ा होता है, तो इधर कौन सा बड़ा होगा, 0.34, 0.80 में 0.80, 0.80 ये बड़ा हुआ, तो इसका कौन सी अभिक्रिया होगी बताओ, अवकरण, क्या होगी अवकरण। तो इसको ऐसे लिख देता हूं सीधा सीधा, यहाँ पे ये कितना है 0.80 माइनस इसका SRP मान कितना दिया है बताओ, 0.34, इसको घटा लो, जल्दी से बोलते जाओ। देखो 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 गया, तो 0.76 वोल्ट कितना हुआ, 7 में से 3 गया 4, तो 0.46, 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, तो कितना वोल्ट हो गया बताओ 0.46। ये आ गया समझ में। अब देखो तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं हम, आप नोट कर लो, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं ये वाला। फिर उसके लिए कैसे लिखेंगे जल्दी से बोलो, ई नोट सेल, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होगा बताओ, ई नोट SRP ऑफ किसका, कैथोड का, और माइनस क्या करेंगे फिर एनोड SRP ऑफ एनोड, किसका एनोड का, बस कुछ नहीं है। देखो अब जल्दी से बोलो, तीसरा प्रश्न का है ये उत्तर, तीसरा प्रश्न का है, इसमें बताओ बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 0.34 और -0.76 में ये बड़ा है, तो इसका क्या होगा अवकरण, क्या होगा अवकरण, तो इसको यहां लिख लेते हैं 0.34, क्या लिखते हैं 0.34 माइनस, अब ये मान कितना है माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -0.76, -0.76 आ गया। अब देखो इसको आप कर लो जैसे करना है, जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जोड़ो जल्दी से, क्या होगा 0.76, सर ये माइनस 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 क्या हुआ स्टूडेंट प्लस हुआ, सर ये प्लस प्लस 0.34, इसको जोड़ दो, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 का 0, बाकी 1 7 3 10, 10 1 11, यानी कि 1.1
1 कितना हो गया बताओ? 1.10 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। आ गया समझ में? यहां तक सबको समझ में आ गया? ये 3 प्रश्न था, 3 आपके एनसीईआरटी का ही था, ये करा दिया। आप नोट कर लो सब कोई जल्दी से। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे विद्युत वाहक बल और सेल विभव में क्या अंतर होता है। और दूसरा पॉइंट होगा, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड की विभव आप कैसे प्राप्त करोगे। अभी तक आपने जो प्राप्त किया था वो ई सेल वैल्यू प्राप्त किया था, सेल विभव प्राप्त किया था, लेकिन आगे आप किसी इलेक्ट्रोड का कैसे प्राप्त करोगे वो मैं डिस्कस करूंगा। और उसके आगे फिर बढ़ाऊंगा आपको ई नॉट सेल का धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू होने से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे क्या फर्क पड़ता है, ये अभिक्रिया होगी नहीं होगी, यह सेल काम करेगा नहीं करेगा, ये सारे चीज़ मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, और ये पूरा जो यहाँ डिस्कस हो रहा है वो एनसीईआरटी पैटर्न हो रहा है, यानी कि आप जैसे उल्टाओगे एनसीईआरटी तो आपका फर्स्ट लाइन से लगेगा एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो लाइन बाय लाइन डिस्कशन है। और जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए वो मैं एबीसी और ल्यूसेंट का जो बुक होता है उसको रेफरेंस मान के पढ़ा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे डिस्कस होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, और जो प्रश्न होगा और जो एक्स्ट्रा टॉपिक एनसीईआरटी के अलावा होगा वो सारा ल्यूसेंट और एबीसी बुक का होगा। नेक्स्ट बात, आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को आप शेयर करें कि यहाँ पे ये टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है, ये आईसीसी चांदपुरा कोचिंग के द्वारा लिया गया स्टेप है। लॉकडाउन के कंडीशन में जो विद्यार्थी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनके लिए ये सब लिया गया स्टेप है। आप लोग भी पढ़ें और दूसरे को बताएं कि कोई सर पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, जो आपके सिलेबस में वही डिस्कस किया जाएगा टू द पॉइंट। हर दिन हम 4 या 5 पॉइंट कंसीडर करते हैं। और ये 5th लेक्चर था। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आएगी कि ये अपलोड हो गया लेक्चर, और अपने फ्रेंड्स को बताएं वो भी सब्सक्राइब कर लें जिनको पढ़ना है। और धीरे धीरे ये केमिस्ट्री का सीरीज पूरा चलते रहेगा। आप ऐसा नहीं सोचिए ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बंद हो जाएगा, कंप्लीट सीरीज चलेगा। दूसरा चैप्टर शुरू होगा और दूसरा चैप्टर जो शुरू होगा वो आप लोग के अकॉर्डिंग ही होगा, जो आप लोग बोलोगे कि ये चैप्टर अब शुरू किया जाए। तो ये लेक्चर कम से कम 12-13 क्लास तक चलेगी, कंप्लीटली सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। लास्ट 10 साल का क्वेश्चन बैंक मैं यहाँ पे ही डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी के प्रश्न मैं यहाँ पे ही लिख के डिस्कस करूंगा। ये पाठ्य निहित प्रश्न है आपका, ये एनसीईआरटी का है, ये एबीसी का है, ये ल्यूसेंट का है। और मेरा पर्पस यही है कि आप अच्छे से सीख जाएं, इस चीज़ को आप सॉल्व करें। आज जो प्रश्न किया था, बताया था आपको, वो चीज़ें आप अच्छे से सीख लें। आपको डाउट होता है आप कमेंट कर लें, कमेंट करें नीचे कि ये डाउट हो गया, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे और उसमें ये सब पॉइंट इसके आगे डिस्कस करेंगे।